This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मङ्गलवासरः चैत्रशुद्ध द्वादशी दिनांक 24 एप्रिल 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहि सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ ॐ शांति शांति शांति। तो मैं वेगावरोध की बात कर रहा था और जैसे कि रज प्रवृत्ति के बारे में वेग अवरोध या वेग उदीरण इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है और फिर उसके जरिए हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में काफी बहस हुई। हस्तमैथुन के बारे में भी बताया गया है इस प्रकार से। तो ये सभी मुद्दे अभी के हिसाब से बहुत आवश्यक इस प्रकार से है। और भी एक जो श्वेत के बारे में अभी देखा जाता है कि एयर कंडीशन रूम्स में लोग बैठते हैं, ऑफिस एयर कंडीशन होती है, कार भी एयर कंडीशन होती है, तो इससे ये श्वेत का अवरोध हो जाता है और वो भी एक अहम समस्या इस प्रकार की है। तो मैंने नानल सर के केस बताई थी कि एयर कंडीशन कपड़े भी पहनता था इस प्रकार से और अमवात का शिकार था। लेकिन इस प्रकार से मरीज देखे जाते हैं तो ये एक अजीब थोड़ी सी चीज है, तो उसके बारे में भी अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये इस प्रकार से नए कुछ जो वेगों के बारे में हमें शायद सोचना पड़ेगा। तो गर्भिणी के आहार से तीन पोषण गर्भिणी और स्तन्य पर कुछ बोलने वाले थे आप, जस्ट डिडंट रिमाइंड या वैसे बताया गया है कि गर्भिणी का जो आहार रस बनता है वो तीन प्रकार में विभक्त हो जाता है। एक गर्भ की पुष्टि के लिए चला जाता है अपराह के माध्यम से, एक स्तन की पुष्टि के लिए जाता है और तीसरा उसके शरीर की पुष्टि के लिए जाता है इस प्रकार से। तो गर्भिणी को अच्छी खुराक मिलनी चाहिए
कल ही एक ऐसा हुआ था कि भुवनेश्वर से कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाना चाहता। उसका लड़का अभी 2 महीने का है। तो वो तो कन्विंस्ड है, लेकिन उसकी पत्नी कन्विंस नहीं थी कि टीका नहीं लगवाना है इस प्रकार से। तो कल शाम उनसे फिर से बात हुई और मैंने कहा कि इम्यूनिटी तो हमें बढ़ानी है, लेकिन एक एक रोग के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी है, जनरल इम्यूनिटी बढ़ानी है। और वो जनरल इम्यूनिटी वास्तव में हमारे रहन सहन खाने पीने से जुड़ी हुई है। एक बहस हुई थी जब मैं 3rd ईयर में था, तायरा रोड़े हमारी अध्यापक रही थी और वो रिटायरमेंट के वर्ष पे थी। और उनका बड़ा अनुभव प्रसूति के क्षेत्र में इस प्रकार का था। तो उस समय वैक्सीनेशन नया नया आया था। मैं बात कर रहा हूँ 1979 80 की, 1979 ज्यादा। तो उनको ये सवाल पूछा गया था कि ये वैक्सीनेशन देना है नहीं देना है इस प्रकार से। उन्होंने जो जवाब दिया था कि अगर आप 2 महीने के बच्चे को लेकर चित्रपट देखने के लिए नहीं जा रहे हो, घर में ही हो और अच्छी तरीके से परवरिश माता की बच्चे की हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीनेशन देने की कोई जरूरत इस प्रकार की नहीं है। लेकिन अपर इस प्रकार से अगर आप उसको बाहर लेके जा रहे हो और एक्सपोज कर रहे हो बाहर की वातावरण को, अन्य इन्फेक्शन को, तो फिर रोग होने के खतरे निश्चित रूप से है। और अगर देना चाहते हैं तो आप वैक्सीनेशन दे दें। अभी बाद में ये पता चला है कि वैक्सीनेशन काफी रोगों का कारण है, खास करके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कारण है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज शरीर में बनती है, वो एंटीबॉडीज को अगर काम नहीं मिला, सचमुच आक्रमण नहीं हुआ कभी भी पूरे जन्म में, तो अभी मालूम नहीं उनकी लाइफ कितनी होती है, क्या होती है इस प्रकार से। लेकिन वो अपनी सेल्स पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस प्रकार से कहते हैं। और ये काफी बढ़ गए हैं। सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह से लेकर बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ऐसे लिए है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उनके लिए सिर्फ स्टेरॉइड देते रहना, यही एलोपैथी का अभी कार्य है। तो कभी ठीक नहीं होने वाले स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। जब तक किसी अच्छा आयुर्वेद चिकित्सक के पास नहीं आएंगे तो उनका बचना मुश्किल है। तो ये अगर हालत है तो हर रोग के लिए कितने हम वैक्सीन निर्माण करते रहेंगे। अभी कोविड-19 आ गया, अगले बरस में और कोई इस प्रकार का विषाणु आ जाएगा, तो उसके लिए फिर वैक्सीन बनाना, उसके बजाय बेहतर ऑप्शन है कि शरीर को ही मजबूत बनाओ, प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ, ताकि कोई भी इस प्रकार का सूक्ष्म जंतु हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कैंसर वगैरह हो, उनके खिलाफ हमें प्रतिकार क्षमता प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए खाना पीना अच्छा होना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम होना चाहिए, योग होना चाहिए, तो आप बच पाओगे। ये करने के लिए लोगों की मानसिकता नहीं है, और सिर्फ एक वैक्सीन ले लेंगे तो बस उस रोग से मुक्ति पाएंगे, ऐसी सोच है। तो इस सोच से बाहर निकलना है। मुझे अभी पक्का याद नहीं है कि मैं ये रसत्रिधा विभक्ता भवति उसके बारे में क्या बोलने वाला था। शायद कभी फिर से याद में आएगा। लेकिन एक अहम मुद्दा है कि गर्भिणी अवस्था में या सूतिका अवस्था में परहेज रखना बहुत जरूरी है। खास करके बालकों को अगर इम्यूनिटी मिलनी है, वो स्तन्य से ही प्राप्त होती है,
और अगर गर्भिणी भली भांति अपने सेहत का ख्याल रखती है, उचित खाना पीना करती है, तो स्तन्य अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा और बालक को इम्यूनिटी उससे प्राप्त होती रहेगी। उसके साथ में हम स्वर्ण प्राशन भी करा सकते हैं या फिर बाल गुट्टी की जो संकल्पना है वो दे सकते हैं और इससे भी इम्यूनिटी इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। तो बेहतर ऑप्शन है कि जनरल इम्यूनिटी के बारे में सोचे और एक रोग के लिए इम्यूनिटी के बारे में नहीं सोचे। और वैसे अमेरिका में हुआ था कि वैक्सीनेशन देने के बाद ऑटिज्म हुआ और उसका कारण वैक्सीनेशन था, ये प्रूव हुआ न्यायालय। तो अमेरिका में अभी दो पंथ है, एक वैक्सीनेशन के सपोर्ट में और एक वैक्सीनेशन के विरोध में, लेकिन वहाँ कोई भी वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपको लड़के के शाला प्रवेश में कुछ दिक्कत आती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। भारत में 3 वैक्सीनेशन मैंडेटरी इस प्रकार की कही गई है और ये बड़ा अजीब फासला इस प्रकार का है। तो बाद में शायद एक 40-50 बरस बाद में ये वैक्सीनेशन थ्योरी फिर से निकल जाएगी, मालूम नहीं। उनको जब याद में आएगा कि इसका फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है तो जनरल इम्यूनिटी पर ही बल दे रहा है इस प्रकार से। लेकिन ये अभी सब फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार का है। एलोपैथी का जो रिसर्च है वैसे फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है, तो उसमें जल्दी बदलाव आने की कोई गुंजाइश इस प्रकार की नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ कि जो अच्छे संशोधक है वो उसके बारे में जिक्र करते रहेंगे और कभी ना कभी ये परिवर्तन इस प्रकार से आए। तो हमें गर्भिणी के आहार के बारे में या फिर सूतिका के आहार के बारे में बहुत सजग इस प्रकार का होना चाहिए। जब बालक की अन्नदा अवस्था शुरू होती है 2 वर्ष के ऊपर, तो फिर उसके बारे में क्या क्या खाना देना है क्या नहीं देना है ये सभी चीजें अहम है। हस्तपाद तल स्वेद एंड सम पर्सन गेट हस्तपाद तल स्वेद इन एयर कंडीशन। इसमें ज्यादातर 2-3 मुद्दे होते हैं। एक तो द्रव शरीर में अगर ज्यादा पानी ज्यादा पी रहे तो स्वेद बढ़ने की संभावना होती है। दूसरा, अगर पित्त का संबंध हो, पित्त ज्यादा बढ़ा हो तो भी स्वेद इस प्रकार का बढ़ता है। और तीसरा, मानसिक कारणों से होता है, कोई भी टेंशन आ जाता है तो हस्तपाद तल स्वेद प्रवर्तन इस प्रकार का होने लगता है। तो कारणों के अनुसार चिकित्सा करनी है। पानी कम करना है पीने का, पित्त के हिसाब से पित्त शामक चिकित्सा देनी है और कारण उसको बंद करने हैं, कामदुधा मुक्ति वगैरह इस प्रकार से दे सकते हैं। और मानसिक कारणों को वसंत कुसुमाकर वगैरह जैसी दवाइयां काम करती है। या फिर अभया वगैरह इस प्रकार की जो भय दूर करने वाली इस प्रकार की दवाइयां काम करती है। लेकिन ये समस्या काफी लोगों में बड़े पैमाने पर दिखती है और काफी कॉम्प्लिकेटेड इस प्रकार की भी होती है। मानसिक भावों से जो है वो ज्यादा तकलीफ वाला मामला इस प्रकार का है, लेकिन ठीक है इसमें फायदा होता है। अभी वेगावरोध में वेग अवरोध और उदीरण ये दोनों दिखाई देते हैं। और क्षुधा के बारे में, मैं सुबह जल्दी निकलने वाला हूँ, बीच में भूख लगेगी इसलिए मैं खाना खा के निकलता हूँ, ये भी बात हो सकती है। तो जहाँ भूख नहीं होती है वहाँ खाना खा लेते हैं, बाद में ऐसा हो सकता है कि उसको उस समय में भूख लगने लगती है कुछ दिनों के बाद, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। तो शाम का खाना जल्दी खाना है ताकि सुबह जल्दी भूख लगे और फिर खाए तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और कालातीत भोजन ये तो बाकी काफी लोगों में दिखता है कि 12 बजे भूख लग जाती है लेकिन खाना 2:30-3 बजे खाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि फुर्सत नहीं है उस समय में खाना खाने की। तो ये काफी मामला इस प्रकार का है। मुलांच्या त्याच्यात एक झालेलं की आता गरजेचा आपल्याकडे जो आहे मधुमेहाचं प्रमाण असं आहे की डायरेक्ट झालं किंवा नाही म्हणजे आधीपासून शेक कट करतात तर ते कितपत योग्य आहे?
अलग है थोड़ा सा कि गर्भिणी का आहार जो है वो मधुर रस प्रधान है, और खास करके दूध और घी, इनके ऊपर ज्यादा जोर है। अगर चरक में आप देखेंगे, इस महीने में दूध के साथ ले लो, घी के साथ ले लो वगैरह, इस प्रकार से बताया गया। तो वो प्रचलन में लाना है। अभी जेस्टेशनल डायबिटीज बढ़ रहा है, और फिर उसके हिसाब से पहले से ही ये मधुर रस कम कर देना वगैरह, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन वो शायद शक्कर वगैरह के बारे में सोचते रहेंगे, या चावल के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते रहेंगे। लेकिन पूरा ही मधुर रस बंद करो। घी के बारे में तो एलोपैथी में कुछ गाइडलाइंस है ही नहीं इसके बारे में। तो ये एक अजीब फासला है। अभी ऐसा हुआ था कि जनरली 7वें महीने में ये जेस्टेशनल डायबिटीज ध्यान में आता है। और एक फिलहाल ऐसी है हुई कि उसके लड़की को 14वें बरस में जुवेनाइल डायबिटीज हो गया। वो लड़की मेरे पास 10 बरस के बाद बीएमएस एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए आई। और हिस्ट्री में पता चला कि 7वें महीने में जेस्टेशनल डायबिटीज माँ को हुआ था। वो बाद में ठीक हो गई, लेकिन उस समय में जेस्टेशनल डायबिटीज था, इसके लिए एलोपैथी की दवा लेनी पड़ी इस प्रकार से। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 7वें महीने का काढ़ा जो है वो गर्भपाल रस, रसपाचक और फलगुरुकम, ये पूरी में दिया था। और हमारा जो अभी डिफ्लोर आटा मैंने जो बताया था, जो भुने हुए सीरियल्स का आटा है, वो दिया था। हाँ, उसका रोजाना 2 दफा 3 दफा इंसुलिन चालू था 10 बरस से। तो जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हो गई, ये शुगर लेवल डाउन आ गई, और 130 से 160 इतनी ही रह रही। और इंसुलिन पूरा बंद कर दिया। हाँ, जो HbA1c 10.6 था, वो 6.3 तक आ गया 3 महीने में। तो ये काफी दिलचस्प रिजल्ट्स है। हाँ, इंसुलिन अभी भी बंद है। फिर बीच में टेंशन हुआ, टेंशन होने के कारण ये HbA1c अगले 3 महीने में फिर से बढ़ गया, 7.4 हो गया। लेकिन फिर भी डायबिटीज फ्लक्चुएशन 130 तो 160 इतना ही रहा। तो ये फिर उसका थोड़ा बड़ा था, सस्पेंडेड थोड़ा बड़ा था मेरे ख्याल। फिर भी इंसुलिन नहीं दिया है अभी भी। और हमारी दवाइयों से ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्वाति मोहिते उसके एक स्टूडेंट के जरिए केवल पुष्टिकरणी का प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार से जेस्टेशनल डायबिटीज में, OMD के लिए कर रही है। तो उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। और थोड़ा खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस करेंगे, दूध के ऊपर ज्यादा भर देंगे। मैंने जो किया है इस प्रकार के जेस्टेशनल डायबिटीज में, खाना कम करना और दूध ज्यादा लेना, या दूध रोटी ऐसा खाना खाना, तो डायबिटीज कंट्रोल होता है। वहां तो जीटीटी करते हैं, फास्टिंग पीपी करने का सवाल नहीं है, जीटीटी डायरेक्टली करते हैं। तो उसमें भी इस प्रकार से राहत मिलती है। और किसी भी मेरे यहाँ पे जो गर्भिणियां हैं, उनमें से किसी को भी एलोपैथी की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आहार हमारी दवा से ये जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल हो गया। वैसे दावाखान्यामासिक कशा तो देते ही है। जेस्टेशनल हायपोथायरॉइडिझम पण वाढतंय सध्या, ट्रीटेड विथ डिटॉक्सिन। तो ये भी एक समस्या है। अभी एलोपैथी में हार्मोन एक उनके हाथ में शस्त्र लग गया है। तो उसमें देते ही हार्मोनल लेवल नॉर्मल पे आ जाती है, तो उसको देते रहना है, इस प्रकार से करते रहते हैं। जैसे मैंने हार्मोन्स के बारे में कल बताया कि उसका मूल स्रोत देखना चाहिए कि क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है।
खाने पीने की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको हम ऑर्गेनिक खाना या नैसर्गिक खाना इस प्रकार से करके कुछ हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन मानसिक भावों से जो हार्मोनल इम्बैलेंस निर्माण हो रहा है वो ज्यादा तकलीफ वाला इस प्रकार का है। चिंता, भय, शोक, क्रोध वगैरह वगैरह जो भाव है तो उसको कंट्रोल में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। डीप फ्लोर आटा के कंटेंट्स एक्चुअली बताए नहीं है, उसमें मूंग आधा हिस्सा है, 50% मूंग है और बाकी सभी सीरियल्स ही है, भून के लिए है। अभी स्वाति मोहित इसका पेटेंट ले रही है एक्चुअली, और इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हम हमारी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन उसमें अहम मुद्दा सिर्फ प्रोटीन डाइट ये है और सीरम प्रोटीन पर ध्यान रखना है। लेकिन देखा गया है कि सीरम प्रोटीन में कुछ बदलाव नहीं आता और शुगर कंट्रोल होती है, ये काफी देखा है इस प्रकार से। तो अभी इस प्रकार से जो हाइपोथायराइडिज्म वगैरह की बातें बढ़ रही है तो मूल रूप से उसके लिए कुछ प्रयास करने हैं। एक तवारिया प्राणायाम एक थायराइड का प्राणायाम है, तो मैं अभी सभी लोगों को ये सुझाव देता हूँ कि वो थायराइड का प्राणायाम करें। और दूसरी अहम चीज, आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेनी। तो टाटा सॉल्ट लेना ही नहीं है, लेना है तो सेंधा नमक ले सकते हैं, नहीं तो हिमालयन सॉल्ट ले सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन है। और फिर उसके आधार पर ये होता है। अभी दूसरी एक बात हो रही है, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ रहा है, पीटीएच, और वो 200-300 कुछ भी होता है। तो ये भी जरा अजीब माहौल इस प्रकार का है। और उसके बारे में अलगता से क्या सोचे। हार्मोनल इम्बैलेंस है ऐसा एक सर्वसामान्य करके जो मैं अभी बता रहा हूँ वही करते हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ बुजुर्ग भैयाराव गौतम वैद्य थे, उनके बारे में ऐसा हुआ, वो उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी वास्तव में, करीबन 75 के ऊपर थे, जबकि उन्हें ये पैराथायराइड डिटेक्ट हुआ। हम्म, और उसका कारण था कि ऑस्टियोपोरोसिस एक जगह था और दूसरी जगह यूरिनरी कैल्कुलस बढ़ रहे थे किडनी में ज्यादा मात्रा में। तो किसी डॉक्टर ने कहा कि आपकी पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, और वैसे देखा जाए तो यह अस्थि धातु का विमार्गमन इस प्रकार का। फिर उन्होंने पैराथायरॉयडेक्टमी कर दी, थायरॉयडेक्टमी कर दी और 3/4 थायराइड निकाल दिया। और वो निकालने के बाद उनको कहा गया है कि आपको नियमित रूप से थायराइड हार्मोन लेते रहना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा अनदेखा किया उसके बारे में कि ऑपरेशन कर दिया है, बस बाकी करने की जरूरत। और फिर वो सीरियस हो गए और वो ही 2-3 दिन में उनकी जान चली गई। तो अभी मैं जब इस पूरे सिनेरियो को देखता हूँ कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, थायरॉयडेक्टमी हुई और थायरॉयडेक्टमी होने के बाद शरीर में हार्मोन बनने का उपाय ही बंद हो गया। तो इन लोगों को जन्म जन्म भर ये हार्मोन्स लेनी ही पड़ेगी। तो ये एक भूल थी थोड़ी सी। लेकिन इस प्रकार से हार्मोन्स बंद करने से तुरंत मृत्यु हो गई, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। वो अचानक सीरियस हो गए और फिर उनका देहांत हो गया। ज्युवेनाइल डायबिटीस फक्त असेल पण हिस्ट्रीमध्ये जेस्टेशनल डायबिटीस नसेल तर काय विचार करावा। यहाँ तो ऐसा ही है कि डायबिटीज अगर हमारे हिसाब में प्रमेह के लक्षण है तो प्रमेह के बारे में भी सोचना है, यही अहम मुद्दा इस प्रकार। इसमें इतना ही हुआ है उसकी कथा बताई जाती है कि ये बहुत ही सीरियस इस प्रकार का कोई बालक था जो एनएल डायबिटीज का मरीज था, मरने वाला था। और फिर इंसुलिन का निर्माण हुआ और वो देने से वो बच गया बालक। और फिर बाद में इंसुलिन इस प्रकार से प्रचलन में आया।
और जिंक इंसुलिन शुरू में था, हाँ, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जिंक का प्रयोग इस प्रकार का किया गया था। तो उसको लेकर जसद भस्म इसमें प्रयोग करो, ऐसा कुछ वैद्यों ने उस समय में निकाला था। अभी भी मोनी शास्त्री के पुस्तक में जसद भस्म के बारे में डायबिटीज के लिए उपयुक्त है, इस प्रकार की जानकारी है। अब बात ये रही कि जब इंसुलिन हाथ में लग गया तो एलोपैथी ने बाकी सब कुछ करना शुरू बंद कर दिया और केवल इंसुलिन के ऊपर उस मरीज को रखना है। और जब छोटे बच्चों को इस प्रकार से इंसुलिन पर रखते हैं तो शुगर फिर भी उनकी फ्लक्चुएट होती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन पर रख दिया तो सब आलबेल हो गया इस प्रकार से। और वो 100 से लेकर 500 तक कहीं भी भटकती रहती है, इधर उधर होती रहती है। उस समय में कुछ वैद्यों ने आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग किया है और शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं कुछ लोगों को। लेकिन अगर हम एकदम इंसुलिन बंद करवा देंगे या फिर देखते नहीं रहेंगे इंसुलिन शुगर लेवल क्या है, तो नौबत आ सकती है। और खास करके कीटोएसिडोसिस, ये जो उसका कॉम्प्लिकेशन है वो गंभीर हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सजग रहना पड़ेगा कि अगर आप जुवेनाइल डायबिटीज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अभी एलोपैथी में तो बहुत स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग करते हैं कि आप दूसरा कुछ भी नहीं लेना, इस प्रकार से आयुर्वेद वगैरह तो बिल्कुल छूना ही नहीं, इस प्रकार से एंटी काउंसलिंग आयुर्वेद के बारे में करते रहते हैं। और उनको अगर पता चल जाता है तो काफी ब्रेन वॉश पेरेंट्स का करते रहते हैं, ऐसा है। तो उसमें ये दिक्कत वाली बात है कि शुगर पर नजर रखनी है, बाकी पैरामीटर्स भी देखने हैं। खास करके बच्चे बढ़ते हुए बच्चे होते हैं तो उनके जो बढ़ने का समय है उसमें कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए। खासकर एडोलसेंस जब एज शुरू हो जाता है तो काफी जागरूक इसके के बारे में रहना पड़ता है और एक स्ट्रेस फैक्टर बना रहता है उस बच्चे के मन में। मुझे क्यों, ये सवाल जैसे कैंसर वाले हर मरीज को होता है कि मुझे क्यों हुआ, इस प्रकार से मुझे ही क्यों हुआ, वही सवाल उसके मन में पैदा रहता है कि मेरे ही साथ ये क्यों हुआ। और इसका उत्तर बताना मुश्किल है, शायद पिछले जन्म का कुछ कर्म लेके आया है और फिर ये बात हो रही है इस प्रकार से। आपल्या चिकित्सेने इन्सुलिन बंद झाले त्या रुग्णामध्ये लक्षणे काय होती? एक्चुअली लक्षण नहीं थे, वो तो शुरू में ही हुए थे लक्षण, बहुतमूत्रता वगैरह इस प्रकार से डायबिटीज के हिसाब से। एक बार इंसुलिन शुरू हुआ तो लक्षण कुछ नहीं थे, और अभी ये बंद करने के बाद भी लक्षण कुछ नहीं है, सिर्फ अशक्ति थोड़ी सी है और लोग अ, इससे त्रस्त हो जाते हैं, वही खाना हर रोज खाना है इस प्रकार से। लेकिन उसको कहा गया है कि डिफ्लोर के साथ ही रोटी और सॉरी सब्जियां और दाल ले लो, रोटी चावल नहीं खाना है इस प्रकार से। अपत्य नसताना स्तन्य प्रवर्तन आणि हार्मोनल इम्बॅलन्सचा विचार कसा करावा? जैसे मैंने कहा कि अभी ये प्रोलैक्टिन लेवल को देखो, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, इसके बारे में सोचना है। एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ इसमें काम कर सकती है या इसको निर्माण कर सकती है। खास करके मैस्टर गायनेशिया, ये कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है, पुरुषों में स्तन की वृद्धि होती है। तो ये प्योरली एलोपैथिक के दवाइयों का परिणाम इस प्रकार का है। कैन यू रोल ऑफ 7th मंथ कॉम्बिनेशन रोल? वो वाग्भट में है ना सभी, मासानुमासिक कषाय जो है वो है, वो देखो शारीर स्तंभ दूसरे अध्याय में है। Recently, one research done in Sir Pune suggesting insulin having no role in control of sugar levels. लेकिन बहुत सारे मरीजों में जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, आईडीडीएम, तो इंसुलिन का रोल देखा जाता है, ऐसा है। लेकिन फिर भी जो टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं वो आसानी से इंसुलिन से
छूट सकते हैं, लेकिन जुवेनाइल डायबिटीज ट्रीट करना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और जितने जल्दी हमारे पास शायद मरीज आएंगे उतने जल्दी उसमें सुधार होने की शक्यता ज्यादा रहेगी। तो हमें ये देखना चाहिए कि जुवेनाइल डायबिटीज क्यों निर्माण हो रहा है, और अभी एक उसका अहम कारण A1 मिल्क है जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। जर्सी गाय का दूध ये डेफिनेट है कि वो जुवेनाइल डायबिटीज को निर्माण करता है, ये संशोधन विदेशों में हुआ है। तो अभी यूएई में भी ये समस्या बढ़ रही है, वहां भी जर्सी काऊ का दूध इस प्रकार का है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। खासकर को गर्भिणी को A2 मिल्क ही देना है, A1 मिल्क नहीं देना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो हम तो यहाँ हमारे यहाँ सुझाव देते रहते हैं कि A1 मिल्क किसी को भी नहीं लेना है, A2 मिल्क ही लेना है, और गर्भिणी अवस्था में तो जरूर उसके बारे में सोचना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इंसुलिन डिपेंडेंट इस प्रकार के जो जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उसमें भी काफी हद तक हम अभी प्रयास कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। अभी तक तो ये नहीं था, लेकिन अब ये पॉसिबल होगा ऐसा लगता है। तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री मिले तो वो उस प्रकार का जिस महीने में वो डिटेक्ट हुआ, चाहे 7वें महीने में हो, 6ठे महीने में हो, 8वें महीने में हो, जब भी कभी हो, उसके साथ गर्भपाल रस और फलग्रुप ये अगर देते रहेंगे तो इसमें काफी परिणाम आएगा। तो अब ये पैराथायराइड हार्मोन का भी सोचना है, और उतने आसानी से पैराथायराइड हार्मोन के बारे में जिक्र नहीं किया जाता या परीक्षण नहीं किया जाता। तो वो कौन सी कंडीशंस में कौन से लक्षण होने पर उसकी आशंका लेनी चाहिए और उसके बारे में परीक्षण करना चाहिए, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही मरीज ऐसे हैं कि जिनको इससे पैराथायराइड हार्मोन के बारे में पता चलता है, और ये काफी ऊंचे स्कोर्स उसके आ रहे हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात इस प्रकार की है। तो ठीक है, मैं जो वेगावरोध या वेगोदीर्ण ये दोनों जो मुद्दे हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है, और फिर उनके हिसाब से सुझाव देना मरीजों में ये आवश्यक है। अब मल प्रवृत्ति जो है वो हर रोज होती है नहीं होती है, और कितनी बार जाना पड़ता है, समय कितना लगता है। अगर समय ज्यादा लगता है तो समझ लेना है कि फोर्स कम है एक तो, नहीं तो स्थानत्व इस प्रकार का है और इसके जरिए नहीं हो रहा है। अगर कुछ उसके लिए स्टिमुलस की जरूरत है, चाय कॉफी वगैरह इस प्रकार की, या तंबाकू इस प्रकार की स्टिमुलस की जरूरत है। रंग कैसा है, तो पीत वर्ण होना स्वाभाविक इस प्रकार का है। कोई भी दूसरा रंग अगर हो तो ये बराबर नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। और परिपिंडित पक्वस्य, ये परिपिंडित पक्व भाव होना ये एक आवश्यक इस प्रकार का है। तो जब ये पित्त पक्वाशय में आता है, पानी का शोषण वहां से होता है और मल को परिपिंडित भाव इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सोचने की बात है कि इसमें कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की है। लार्ज स्केल clinical trials in recent years have implied that normalization of glucose is not sufficient to arrest all diabetic complications. In some trials, death rates actually increased after aggressive glucose normalization. Wattway elaborated the model suggests that even when sugar is controlled without hypoglycemia, the progress of diabetes pathology is not arrested.
In a complex network, increased blood glucose is not central to pathophysiological changes of type 2 diabetes mellitus. So, controlling sugar is not effective in reversal. Instead, increased blood glucose is just a symptom, not a root cause. Treating symptom is not sufficient to reverse any condition. At present, type 2 diabetes mellitus is considered irreversible, yet not a single step in its known pathophysiology is irremediable. Once an individual gets into insulin resistant or diabetic trap, it is difficult to come out of it, but coming out of it is certainly not possible by just regulating insulin and glucose, says the network model. There are many other ways of coming out, suggesting that diabetes can be curable. Other targets, signals in the brain behavior, etc., make reversal possible. If this can be done in a computer model, it could be in real life too. Informed what way? Who is what way? Has the 7th month combination to be used in all patients of gestational diabetes. अगर 7वें महीने से शुरुआत हुई है तो 7वें महीने का करो. Bussert means semi-solid, yeah, not well formed. काही रुग्णामध्ये मलाचा प्रारंभिक काही भाग कठीण असतो व नंतरचा भाग मृदू असतो. असे कशामुळे होत असावे? शोषमाणस्य वन्नीना काही भागावरच वन्नीचे काम अधिक होत असते असे होत आहे. हाँ, ये सही है कि कुछ कठिन और फिर बाद में मृदु इस प्रकार का होता है और फिर कठिन होने के कारण फिशर होने के चांसेस होते हैं, अर्श होने के चांसेस होते हैं. तो कठिनता नहीं होनी चाहिए, पिंडित भाव होना चाहिए. तो ये वायु की वजह से है. अगर संचित मल हो जाता है तो कठिन बनने की संभावना ज्यादा होती है, वो ब्लैकिश हो जाता है. अगर रोजाना शुद्धि होती रहती है तो फिर ये दिक्कत नहीं आती. अभी डायबिटीज के बारे में जो इसने नोट डाली थी वो सही है, लेकिन पूरे विश्व को उन्होंने फंसा दिया है कि एंटी डायबिटिक ड्रग ले ले या एंटी डायबिटिक इंसुलिन इस प्रकार का ले ले और आपने इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल किया तो आपने डायबिटीज को कंट्रोल किया. ये शुद्ध मूर्खता है. इन द्रव्यों से केवल शुगर मेंटेन होती है, लेकिन डायबिटीज के बाकी जो परिणाम होने वाले हैं वो तो होते ही रहते हैं. जैसे कि रेटिनोपैथी हो, नेफ्रोपैथी हो, न्यूरोपैथी हो, ये होते ही रहते हैं. तो केवल शुगर कंट्रोल करने से इसमें फायदा नहीं होता. साथ में शुगर कंट्रोल करे ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है, लेकिन मूल रूप से अगर चिंता ये इसके साथ में है तो वो अहम कारण है डायबिटीज के अनकंट्रोल होने का या फिर इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होने का, जिसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं. पूरी लाइफस्टाइल को देखना है और लाइफस्टाइल में सुधार लाना. अभी ये जो फंडा है, विविध प्रकार के लोग विविध प्रकार से इसके बारे में सोच रहे हैं. जगन्नाथ दीक्षित का जो कहना है कि दही का खाना खाओ, वो बेसिकली शुरू हुआ कि ओबेसिटी की, और फिर डायबिटीज में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो डायबिटीज के लिए मॉडल बन गया इस प्रकार का. अभी यहाँ त्रिपाठी जो कर रहे हैं, प्रमुख त्रिपाठी, वो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं लेना है, बेकरी प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं लेने हैं और स्मूदी का प्रयोग करना है वगैरह वगैरह. इस प्रकार से डायबिटीज में, और व्यायाम इसके साथ जरी ये करता है. दर्शन चक्र ने एक आदमी के बारे में बताया था, वो रिगरस व्यायाम ही करवाता था और उसी के जरिए डायबिटीज पर नियंत्रण पाएगा. अब हमारे हिसाब में कफर जो में है 10, ज्यादातर हम मूत्र का परीक्षण नहीं कर रहे हैं डायबिटीज के. मूत्र वर्ण प्रभेद भेदों में शुक्ल हमारा सूत्र है. तो हम सभी वैद्यों को हर डायबिटीज के मरीज का मूत्र परीक्षण करना चाहिए.
और सांद्र प्रसाद में है जानने के लिए 24 तास मूत्र को रखना है हमारे घर में। और फिर नीचे कुछ रह जाता है क्या, ऊपर वाला स्वच्छ हो जाता है क्या, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो है वो देखने चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग उदकमेह के शिकार होते हैं, क्योंकि मूत्रे विधावंत पिपीलिकाश्च ये देखना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। एक मेरे पैथोलॉजिस्ट ने बताया था कि उसका अनुभव ऐसा है कि जिसमें 4+ से ज्यादा भी शुगर है उसको चींटी नहीं लगती, और जिसमें ट्रेस शुगर है उसमें भी चींटियां लगती है। तो अभी का जो क्राइटेरिया है शुगर का वो सही है या नहीं है, उससे या विरस भाव इस प्रकार का अगर प्राप्त हो जाता है जो चींटियों के लिए अच्छा नहीं लगता, तो नेहमी बसरट मोशन असते, इज इट नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल नहीं है। लेक्चर ऑन कोविड टुमारो देने वाले हैं फिर से। मैंने अभी विलोक भारती टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, कल कोविड का सेकंड लेक्चर दे देंगे, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। और कल का ज्यादा रहेगा, मैं जो सवाल है उनके बारे में जवाब देना, ये मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा। काही रुग्णांमध्ये नेहमी घसरट नॉर्मल नहीं है, परिपिटी, तो ये जो शोषण होना है वो नहीं होता है, ऐसा समझे। परपटी का प्रयोग हो सकता है इसमें फायदे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है इन सभी में कि हमें डायबिटीज के बारे में केवल शुगर कंट्रोल करना यह हमारा मकसद नहीं होना है, सभी कॉम्प्लिकेशंस को देखना है। और अगर आनुवंशिकता नहीं है तो कफजमेह हमारे हिसाब में साथी है। अभी ऐसे बहुत ही कम मरीज मिलते हैं कि जिनमें आनुवंशिकता नहीं दिखती है। ज्यादातर सभी मरीजों में आनुवंशिकता मिलती है। जितने ज्यादा लोग परिवार में पीड़ित हो, पिता, चाचा, बुआ, इससे लेकर या मदर के साइड में माता के साइड में माता, उसके माता पिता, मामा, मौसी, जितने ज्यादा लोग पीड़ित होंगे उतने डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। और वो मुश्किल इस प्रकार का होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट इन आईसीयू? तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं वो जीएसवीसी में डालो और फिर वहां पे देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल शुगर कंट्रोल करने से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है। डायबिटीज रिवर्सिबल भी है, लेकिन रिवर्सिबल है फिर भी एप्पे कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि बस अब सब पत्थर पत्थर छोड़ दिया और कहीं कुछ भी खाने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो शुगर कम हो जाने के बाद भी आहार विहार वगैरह बातें जो है, मानसिक भाव जो है, उनको कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा, तभी ये हम कर पाएंगे। लेकिन अभी इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि शुगर कंट्रोल है या नहीं है ये देखो। शुगर कंट्रोल नहीं है तो डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, और फिर आपको दवा लेनी है या फिर इंसुलिन लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब जो मरीज ये सब लेने के बावजूद भी फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, शुगर फिक्स होती ही नहीं है, कंट्रोल में आती ही नहीं है, उनके बारे में क्या करेंगे? उनमें ज्यादातर स्ट्रेस और वरी यही फैक्टर्स रहते हैं, और उसके बारे में एलोपैथी कोई जिक्र नहीं करती कि उसमें क्या करना है। अभी अभी कुछ प्रयास चल रहे हैं कि योग का उसमें साथ में प्रयोग इस प्रकार से करें। डायबिटिक क्लब एस्टेब्लिश हुए हैं, और फिर उसके बारे में जानकारी देना वगैरह वगैरह इस प्रकार का हो रहा है थोड़ा सा। तो ये बेहतर है, लेकिन लाइफस्टाइल के बारे में सोचना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। और उसको अभी भी उतने तरीके से देखा नहीं जा रहा।
तो केवल शुगर ये डायबिटीज का स्वरूप नहीं है, बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस उसकी जो है रेटिनोपैथी है, किडनी फेलियर है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। मैंने यहाँ प्रयास किया था, एक लैब से पूछा था कि हम सिर्फ खाने पीने के बारे में सलाह देंगे, जो भी आपके पास डायबिटिक क्लब के मेंबर्स है और रेगुलर रूप से शुगर चेक करवाते रहते हैं, वो माने नहीं। वो बोले हमारे हाथ से पेशेंट छूट जाएंगे, आयुर्वेद में चले जाएंगे और वो हमारा नुकसान नहीं करवाना था। लेकिन सोहन पाठक ने अभी ये औरंगाबाद में किया है, एलोपैथी के डॉक्टर की सहायता से किया है। तो अगर डायबिटिक क्लब और उसमें आयुर्वेद या योग के बारे में जानकारी अगर मिलती रहे और दोनों मिलकर काम करेंगे, तो हम निश्चित रूप से कौन से मरीज किडनी फेलियर में जाने वाले हैं, कौन से रेटिनोपैथी में जाने वाले हैं, कौन से न्यूरोपैथी में जाने वाले हैं, ये निश्चित कर सकते हैं उनके आहार विहार लाइफस्टाइल, और फिर उनको सुझाव दे सकते हैं, उनको मेडिसिन दे सकते हैं, और शुगर के कंट्रोल के साथ इनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। एलोपैथी में ऐसा हुआ है कि अगर किडनी फेलियर होता है तो उसके लिए डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट है और करने की जरूरत नहीं है। रेटिनोपैथी में तो उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट करनी है और करने की जरूरत नहीं है। उसको रोकने का कोई भी उपाय सोचना ही नहीं है, सिर्फ हमारा धंधा चलता रहे इस प्रकार से चल रहा है। तो डायबिटिक पेशंट मध्ये सुद्धा पिंडिकोद्वेष्टन हस्त हस्त दिसून येते, जास्त दिसून येते। वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ये समझना है, क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी काफी कॉमन इस प्रकार की है। तो डायबिटीज के मरीज के लिए भी हमें पूरी लाइफस्टाइल की हिस्ट्री लेनी है। वैसे हमारे यहाँ डायबिटीज के पेशेंट शुगर कंट्रोल के लिए आते ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा आते थे वो किडनी फेलियर हुआ, रेटिनोपैथी हुई, उसमें एलोपैथी में कुछ नहीं हो रहा और इसलिए आ रहे हैं इस प्रकार। लेकिन फिलहाल मरीज आने लगे, डायबिटीज के लिए भी आ रही है, और मेरी किताब पब्लिश हुई है, तो उस किताब को पढ़कर भी लोग आते हैं, ऐसा भी होता है। तो पूरी लाइफस्टाइल देखनी है, केवल इस प्रकार से डायबिटीज शुगर कितनी है वगैरह देखनी है, ऐसा नहीं है। और उसके अनुसार उसमें सुझाव देने हैं, और खास करके योग का भी प्रचलन साथ में होना है। ये सभी करेंगे, व्यायाम करना है, तो डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और सच्चे रूप से डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अभी एलोपैथी का तो उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस न हो, इसलिए क्या करें, कुछ भी सुझाव नहीं है। सिर्फ इंसुलिन से या एंटी डायबिटिक दवाइयों से शुगर कंट्रोल करते रहो, और अगर नेफ्रोपैथी होती है तो डायलिसिस शुरू करो, और डायबिटिक है तो शुगर ट्रीटमेंट दो। ये सभी मैकेनिकल इस प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं। तो कहने का तात्पर्य है हम कहाँ से निकले, मल के हिसाब से निकले थे, और मल पानी में तैरता है या डूबता है, ये एक अहम सवाल है। कट्टी सर का उसने विशेष अध्ययन इस प्रकार का था, और वो मल का परीक्षण भली भांति करवाते, पेशेंट्स को इसके बारे में पूछते थे। शुरू शुरू में पेशेंट कहते हैं कि नहीं नहीं मैं देखना नहीं चाहता, या फिर मुझे इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन वो जिक्र करते थे क्योंकि आम अगर निर्माण हो रहा है तो मल डूबता है, गुरु इस प्रकार का होता है, और कफ के कारण भी डूब सकता है, निराम कफ होने से भी, लेकिन वो रेयर कंडीशंस इस प्रकार। तो तैरता है या डूबता है, इसके आधार पर शरीर में आम है या नहीं, ये सिंपल कैलकुलेशन इस प्रकार से। तो अगर डूबता है तो लंघन के बारे में बताना है, खाने पीने में बदलाव इस प्रकार से लाना है। दुर्गंधी है तो भी समझ लेना है कि पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, तो लंघन पाचन ये चिकित्सा इसमें इम्पोर्टेंट इस प्रकार के रहेगा। अभी फिलहाल इसके बारे में सवाल ही नहीं पूछे जाते, और पूछे जाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ ठीक होता है, बाकी कुछ तकलीफ नहीं है इस प्रकार के। वो भी जानते नहीं है कि
मल प्रवर्तन कैसा होना चाहिए, मल का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सोसाइटी में कुछ जागरूकता इस प्रकार की है ही नहीं। मेरा जो अमेरिका में इंटरव्यू हुआ था आयुर्वेदिक जीवनशील आरोग्याची गुरुकी इसके विषय में, तो इसमें मेरे ख्याल में दूसरे भाग में इसके बारे में काफी बताया गया था, क्योंकि दिनचर्या का आरंभ इसी से होता है। और जीर्णाजीर्णम निरूपयन, अष्टांग संग्रह का कहना है कि अब पहले दिन का आहार जीर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखकर उठना चाहिए इस प्रकार से। तो अगर आहार भली भांति जीर्ण हो गया हो तो कब्जियत की शिकायत इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो ये देखना चाहिए कि मल का स्वरूप किस प्रकार का है, और उसके आधार पर सुझाव देने हैं कि दंडन कैसे करना है, क्या करना है वगैरह इस प्रकार से। और एक बार ये सुधर गया, काफी रोग सुधर गए। गृहिणी अध्याय में घोरमाम विषंचत, ये जो बताया गया है कि वो बहुत सारे रोगों का कारण है, वो अगर दोष से संगत हो जाता है तो दोष से विकारों को निर्माण करता है, धातुओं से संगत हो जाता है तो धातुओं के विकार निर्माण करता है। तो इसके हिसाब से मूल ग्रहणी की चिकित्सा होनी जरूरी इस प्रकार है। यामध्ये गुददाह होता हो तो नाही कभी होत, हा मुद्दा ही पाहिजे। हाँ, गुददाह के बारे में ठीक है, सोच सकते हैं। वो तो क्या होता नहीं ऐसा प्रकार से। गुददाह है तो एक खाने से ज्यादा जुड़ा होता है। अगर मसालेदार और बहुत कटु रसात्मक इस प्रकार का आहार लेते हैं तो गुददाह होता है। अब ये पित्त वृद्धि के कारण होता है, कि पित्त वृद्धि का कारण या इस प्रकार का खाना ये हो सकता है। तो हाँ, इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर है तो पेशेंट खुद कंप्लेंट करता है और फिर उसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार के मरीजों में ये एक अहम मुद्दा है कि पचन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और रोग को एक आमय संज्ञा है, आम से निर्माण होने वाला इस प्रकार का है। और बहुत सारे रोगों में अजीर्ण ही होता है और आम ही होता है। प्रायण आहार वैषम्याद अजीर्णम जायते तृणाम तन्मूलो रोग संघातः तद विनाशात विनश्यति। तो ये अजीर्ण के कारण रोग संघात का निर्माण होता है, और अजीर्ण का नाश होने पर उसका नाश होता है। कृमि दस्तात बुधकंडू हा मुद्दा पण खावा, ठीक है, ये पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो अगर कृमि निकल रहे हैं वो जिंदा है या होता है, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। और बुधकंडू लक्षण देखा जाता है तो यहाँ पे ले ले, नहीं तो कंडू बुधे, ये शुरू में वर्तमान वैदिक वृत्त में ले ले, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ज्यादातर ये बात समझ में आती है, कृमि है तो पूछ लेते हैं इसके बारे में। लेकिन ठीक है, हम मुद्दा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा इसको लगता है। तो ये पानी में तैरता है या डूबता है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। गैसेस होते हैं या नहीं होते हैं, ये कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है गैसेस इस प्रकार से पकड़ना। शेंडे सर का कहना था कि अगर गैसेस हो रहे हैं तो पचन अच्छा नहीं है, ऐसा समझ लेना। इसका एक कारण हो सकता है कि फूड वहां पे ज्यादा रहता है, जो मल है वो ज्यादा देर तक रहता है, और रहने के कारण फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो गैस बनता रहता है। वैसे एक एलोपैथी के डॉक्टर का एक लेख बीच में 4-5 बरस हो गए उसको पब्लिश हुआ था लोकसत्ता में और कितनी हवा हम मुख से लेते हैं, वो करीबन 20 लीटर हवा हम हर रोज लेते हैं मुख से। और उसका कार्य करके वो बाहर में निकलती रहती है। प्रसृष्टे विन्मूत्रे हृदय सुगमले दोषे स्फुटते विशुद्धे चोदगारे क्षुतपद्मने वातेनुसरति। ये वातेनुसरति जो है वो आम तौर पर भी होता रहता है, लेकिन जब ये बड़ी मात्रा में होता है, दुर्गंधी होती है या वायु छूटता है, शब्द होता है,
तो लोगों के ध्यान में आता है, नहीं तो ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, वायु होता ही है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जो शिवी वर्ग है, आलू जैसे पदार्थ है, वो बात को बढ़ावा देते हैं, ये भी सत्य है, ये देखा गया है। स्प्राउट्स खास करके वायु को बढ़ावा देने वाले, आत्मान निर्माण करने वाले इस प्रकार के हैं। और चिंता वगैरह इस प्रकार से विषय से भी आत्मान होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वायु का अनुलोमन नहीं हुआ तो वो बहुत सारे कठिनाइयों को निर्माण कर सकता है, बहुत सारे रोग में निर्माण कर सकता है। और वैसे हमें उदावर्त के बारे में ज्यादा जिक्र करना चाहिए। अभी जो रुद्रोग वगैरह जो है, इसमें उदावर्त ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो उदावर्त के बारे में भली भांति सोचना है। हर मरीज का उदर परीक्षण खाली पेट करना है, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो उसमें गौरव, आध्यान, ये बातें ध्यान में आती है। और फिर उसके अनुसार क्या चिकित्सा देनी उसके बारे में सोचते हैं। मलत्याग पश्चात उदर लाघवता हे विचारणे आवश्यक वाटते। बऱ्याच वेळेला अमावस्था असते, तो उदर गौरवता मलत्याग पश्चात देखील जाणवते, सही है। तो खाली पेट देखना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। और फिर भी उस वहां पे अगर गौरव है, आत्मान वगैरह इस प्रकार के लक्षण है, तो फिर उसके बारे में कुछ सोचना है। और पचन सुधारे कैसे, इसके बारे में सुझाव देने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है मल प्रवर्तन के बारे में। Most of people are taking different types of laxatives on their own for years together. What should we advise, which will be better option as per Ayurveda? मूल रूप से लाइफस्टाइल को ही देखो, और जो परिवर्तन लाइफस्टाइल में लाना है, खाने पीने में लाना है, उसके बारे में पहले बात करो, फिर आप दवाइयों के बारे में सोचो। खड़ी वाले वैद्य ने एक किताब पब्लिश की थी मलाव रोग इस विषय पर, बड़ी किताब है। इसमें बहुत सारे वैद्यों थे, देख मेरा भी था, सर का भी था। और वैसे मलावष्टम तो काफी गंभीर समस्या है। कुछ लोग इस प्रकार के भी इतने त्रस्त रहते हैं मलावष्टम के लिए कि जीना भी नहीं चाहते। तो इसके मूल में जाने की जरूरत है, और ये सभी पचन से जुड़ा हुआ है। जब तक हम पूरी पचन की प्रोसेस को भली भांति देखेंगे नहीं, उसके सभी मुद्दों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक इसके ऊपर काबू पाना मुश्किल है। और फिर सिर्फ लैक्सेटिव लेते रहना आंसर ही नहीं है उसका। तो आरोग्यवर्धिनी से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, त्रिफला है, फिर आरोग्य इस प्रकार का, उनकी अलग अलग अवस्था है। और पाचन में भी लवण भास्कर से लेकर काफी दवाइयां हैं। शंखवटी है, या फिर हिंगुवचादी है, हिंगवाष्टक है वगैरह। तो सभी का प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं शायद अगले गुरुवार को इसके बारे में थोड़ा बहस करूंगा। लेकिन मुझे एक बार याद दिलाना कि पाचन मेडिसिन किस प्रकार से प्रयोग में लानी है, और कौन सी अवस्था में कौन सा अच्छा काम करेगा, ये थोड़ा सा सोचें। वेणुमाधव शास्त्री यांचं मनावर म्हणून एक छान पुस्तक आहे, 15-20 पानाचं सार। यस, वो अभी अवेलेबल है मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये किताब तो अच्छी है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी बहुत ही अच्छे वैद्य थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने भी इसी का जिक्र किया है कि सिर्फ मलावटन है ऐसा मत सोचो, उसके पीछे कारण मीमांसा क्या है, ये आपका प्रिंट है सध्या, पीडीएफ मिलती है क्या देखो। तो ठीक है, कल सुबह 8 बजे फिर से ये लेक्चर होगा कोविड-19 सेकंड वेव के बारे में, दूसरा लेक्चर।
और ये खास करके औषधसेवन कालावधि, ठीक है। जो भी इसमें सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उनके जवाब के लिए ये कोशिश करेंगे थोड़ी सी। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, आपके पास कोई अनुभव है इसमें तो आप शेयर करें। अब अपने को अनम्यूट करके कोविड के बारे में अगर आपके कुछ अनुभव है, खास करके इमरजेंसी केसेस के बारे में, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के बारे में, तो बताएं। क्या लेक्चरला लिंक कुठे मिळेल? अभी जो लिंक है वही लिंक है। अभी जो लिंक है वो हमारी पुरानी लिंक है, वही लिंक पे ये भी चलता रहेगा, और ये लिंक 31 मई पर चलती रहेगी। ये फ्री है टोटली। तो जिस किसी को भी कहना है इस लेक्चर की लिंक उनको भेज दो और ज्वाइन होने के लिए, को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसा ही रहेगा, तो 250 से ऊपर हो जाएंगे तो यूट्यूब लाइव पर वो चला जाएगा, तो वहां पे जाकर देखना है। आयुर्वेद प्रकांडो विकृतैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।